हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी जो कि 2011 के पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग बाल विकास का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और एक दिन हम लोगों ने यहाँ पर जो है पर्यावरण का पेपर कंप्लीट किया था, एक दिन हम लोगों ने हिंदी का पेपर कंप्लीट किया था। आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स की पेडागोजी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्योंकि टारगेट रखा है कि पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो मैथ्स पेडागोजी इसमें आ रही तो इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। व्यवहारिक गणित का भाग क्या होता है? देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा हुआ है तो मैं दोनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? उससे पहले भी एक चीज़, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से कोई भी वीडियो जो यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी को थैंक यू। और यदि आपको चैनल पर कोई भी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। व्यवहारिक गणित का भाग क्या होगा? व्यवहारिक गणित की बात हो रही है। ठीक है, संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ घटाव करना, जोड़ व बाकी करना। तीसरा ऑप्शन है समीकरणों को हल करना और ऑप्शन डी है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। यदि व्यवहारिक गणित की बात होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संख्याओं का हिसाब लगाना इसका सही आंसर होगा। हम लोग नॉर्मली संख्याओं का हिसाब लगाते हैं, जैसे हम लोग कोई शॉप पर भी जा रहे हैं, हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो जब वहां पर हम लोग बोलते हैं कि 100 रुपए दिए, 20 रुपए का सामान लिया, रिमेनिंग पैसे हम लोग वापस से लेते हैं, तो नॉर्मली हम लोग संख्याओं का हिसाब लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, तो वो व्यवहारिक गणित के एक हिस्से के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछा गया था कि वाणिज्यिक गणित क्या होता है, क्योंकि देखो, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना सामान्य गणित के हिस्से के अंदर आता है। गणित जब आप स्कूल में जाकर सीखते हैं तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य गणित के हिस्से में आ गया। अब पर्टिकुलर यदि आपसे वाणिज्यिक गणित की बात कर ली जाए कि वाणिज्यिक गणित क्या होता है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाना था? वाणिज्यिक गणित क्या होता है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। अब बैंकों की कार्यप्रणाली में आपको ध्यान होगा, बैंकों में स्पेशल ऑडिट वगैरह भरे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा डीप में जाकर गणित को पढ़ रहे हैं तो वो आपका किसका हिस्सा हो जाएगा? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना किसका हिस्सा हो जाएगा? वाणिज्यिक का हिस्सा हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अभी यहाँ पर व्यवहारिक पूछा हुआ है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे वाणिज्यिक पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत नई चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगी। दौड़ के मैदान का मीनिंग क्या होता है? शिक्षा क्रम होना, पाठ्यक्रम होना, शिक्षा और पाठ्यक्रम दोनों ही दौड़ के मैदान कहलाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले ये कहानी क्या है? देखो, ये कहानी शुरू होती है करिकुलम से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे देती हूँ ताकि इस तरीके के और भी क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। सबसे पहले इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पाठ्यक्रम। दौड़ के मैदान का मतलब होता है पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पाठ्यक्रम को इंग्लिश में बोला जाता है करिकुलम। अब ये करिकुलम जो है, ठीक है, मैं स्पेलिंग यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ। करिकुलम जो है इस करी शब्द से मिलकर बना है, CURREE, क्यूरी शब्द से मिलकर बना है। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? इस शब्द का मीनिंग होता है दौड़ का मैदान। कहाँ पर बोला जाता है? लैटिन भाषा का ये शब्द है। ठीक है, करी जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दौड़ का मैदान। तो इसी करी शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, चारों चीजें याद हो गई? क्या क्या मैंने बताया? दौड़ के मैदान का अभिप्राय है पाठ्यक्रम। ठीक है, अब पाठ्यक्रम कहाँ से आया? पाठ्यक्रम को इंग्लिश में बोला जाता है करिकुलम। करिकुलम में जो करी शब्द है, इस करी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? करी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा का ये शब्द है, जिसको लैटिन भाषा में बोला जाता है दौड़ का मैदान। वहीं से करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि इसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है? दौड़ के मैदान और पाठ्यक्रम का क्या संबंध है? यहाँ पर आपको एक पूरा प्लेस दे दिया गया है, आपको इस पूरे प्लेस को विजिट करना है। जैसे घोड़ा जो होता है दौड़ के मैदान में क्या करता है? पूरे दौड़ के मैदान के चक्कर काटता है, पूरा दौड़ के मैदान को पूरा घूमता है। वैसे ही यहाँ पर बच्चों को क्या करना होता है? पूरे पाठ्यक्रम को क्या करना होता है? पढ़ना होता है। इसीलिए दौड़ के मैदान के शब्द को पाठ्यक्रम से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। हमारी भाषा में हम लोग बात करें तो हमारे लिए पाठ्यक्रम एक प्रकार का, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती, सिलेबस वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो दौड़ के मैदान और पाठ्यक्रम का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरे क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपसे अगली बार क्वेश्चन होता है, ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा भाषा का शब्द है जो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है? ये करी शब्द से हुई है। ठीक है, पूरा स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि दिक्कत नहीं होगी। जो करी शब्द है वो क्या है? CURREE, इस शब्द से उत्पत्ति हुई है।
करिकुलम शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है दौड़ का मैदान, और कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है। बच्चों को हम अंक गणित सिखाते हैं, बच्चों को हम ज्यामिति सिखाते हैं, बच्चों को हम बीज गणित सिखाते हैं, बच्चों को हम त्रिकोणमिति सिखाते हैं। तो उसमें अंक गणित के बारे में आपसे पूछ लिया गया है कि अंक गणित का महत्व क्या होता है, घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक ज्ञान हेतु, या फिर ये सभी। तो देखो अंक गणित की बात हो रही है, अंकों के ज्ञान होने की बात हो रही है, तो आप उसको घरेलू कार्य में भी प्रयोग करोगे। आप यदि खाना भी बना रहे हो तो उसमें भी आप मात्रा देखोगे, कितनी मात्रा में मुझे हल्दी डालनी है, इतनी मात्रा में हींग डालनी, तो वहां पर मात्रा, इतनी मात्रा की बात हो रही है, मतलब गणित के अंकों की बात होगी। ठीक है, तो ये घरेलू कार्य हेतु प्रयोग होता है। मजदूरी व व्यवसाय में आप अपना हिस्सा लोगे कि मेरा 100 रुपये का हिस्सा आज का बनता है, मेरी आज के दिन की मजदूरी 300 रुपये की बनती है। व्यवसाय में भी सेम कार्य होता है, अंक गणित का प्रयोग होता है। व्यवहारिक उपयोग ले तो हम लोग नॉर्मली जो चीज़ें होती है दैनिक जीवन की, उसमें भी बहुत सारी जगह जो इसका प्रयोग करते हैं, तो अंक गणित शिक्षण सभी जगह उपयोगी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो आपको जो है अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपका स्कोर ही डिपेंड करेगा कि आपकी अगली क्लास कैसी होगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आप उसको क्या समझे कि ये हमारी एग्जाम चल रही है। जितना आप स्कोर करोगे तो मुझे भी एक आइडिया हो जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो यहाँ पर वीक हो रहा है, फिर उसी सब्जेक्ट की हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन होना, अधिगम होना, उद्देश्य होना, या फिर अनुदेशवाद होना। आखिरी चरण की बात हो रही है, मतलब शुरुआत कहीं उद्देश्य से होती होगी, फिर बच्चा अधिगम करता होगा, फिर अनुदेशवाद वहाँ पर होता होगा, फिर आखिरी में मूल्यांकन आता होगा। एक काम करते हैं, सारी प्रक्रिया को एक बार अच्छे से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से अगर आते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे इसका आंसर क्या हो गया, आखिरी चरण क्या होता है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन आखिरी में किया जाता है। ठीक है, तो एक बार पूरा स्टेप जो होता है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो आपको कुछ याद आ रहा होगा, ब्लूम की टैक्सानॉमी है ना, ब्लूम की टैक्सानॉमी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। 3 डोमेन उसके अंदर होते हैं। ठीक है, 3 डोमेन कौन से होते हैं, एक अफेक्टिव डोमेन होता है जिसको हिंदी में हम लोग भावनात्मक डोमेन बोलते हैं, एक ज्ञानात्मक डोमेन होता है, कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं, एक साइकोमोटर डोमेन होता है, क्रियात्मक डोमेन जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर क्रियात्मक पक्ष उसको हम लोग बोलते हैं। अब ब्लूम की टैक्सानॉमी के बेसिस पर ही गणित के लिए भी एक तरीका बनाया गया मूल्यांकन करने का। किसके द्वारा बनाया गया ये भी देख लो, SMSG के द्वारा बनाया गया। SMSG कौन है, SMSG शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, स्कूल मैथमेटिक्स। ठीक है, स्कूल मैथमेटिक्स शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैथ्स यहाँ पर, स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप। इसके आधार पर इन्होंने मैथ्स को किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, मैथ्स को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये सारी मेथड, सारे तरीके यहाँ पर बताए गए। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले आपको SMSG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ब्लूम की टैक्सानॉमी को देखते हुए स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप ने अपना एक वर्गीकरण दिया है मैथ्स को पढ़ाने का। सबसे पहले आप बच्चों का नॉलेज चेक करो, ज्ञान चेक करोगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ क्योंकि स्टेप्स बहुत बड़ी है। सबसे पहले बच्चे का नॉलेज चेक किया जाएगा, उसके बाद जो है अनुवाद वगैरह करने की यदि आवश्यकता लगती है, ट्रांसलेशन करने की यदि आवश्यकता लगती है वो करो। उसके बाद उनको कुछ कार्य करवाना हुआ। ठीक है, कार्य करने से रिलेटेड बातचीत हो जाएगी, कुछ भी कार्य अपन उनको करवा देंगे रिलेटेड टू स्टडी। 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए। 4th पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, चयन करवाना। ठीक है, सारी मैं मैथ्स की ही बातें कर रही हूँ। ठीक है, चयन करवाना, अब जो भी मेथड आप लगोगे उसका चयन करना, चूज करना। ठीक है, 5वीं स्टेप क्या हो जाएगी, विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण आप करोगे, एनालिसिस आप यहाँ पर करोगे, फिर आप क्या करोगे, संश्लेषण करोगे, सिंथेसाइज करोगे उस चीज़ को। ठीक है, और लास्ट में आप क्या कर लोगे, मूल्यांकन कर लोगे। तो ये पूरी मैथ्स को पढ़ाने की प्रॉपर स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है, सबसे पहले ज्ञान का चयन करना है, ज्ञान आपको करना है, ज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसलेशन करना ज़रूरी है। तीसरा आपका कार्य करना। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर चयन करना, चूज करना स्टेप्स को, जो भी आपको मेथड वगैरह आवश्यकता लगती है, अप्रोच की आवश्यकता लगती है। 5वें में आपको क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। 6ठी स्टेप में आप उसका क्या करोगे, सिंथेसाइज कर लोगे कि आपने कितना सही प्रयोग किया है। संश्लेषण आप कर लोगे। एट द लास्ट ऑफ द स्टेज आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये टोटल यहाँ पर हमारी 7 स्टेप होती है मैथ्स को पढ़ाने की, गणित विषय को पढ़ाने की, मैथमेटिक्स को पढ़ाने की। ओके, चलो तो अभी हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पर आ जाते। क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण हमारा क्या हो जाएगा, मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गणित को क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क की भाषा। आंसर क्या होगा, क्या कहा जाता है गणित को, विद्यार्थियों का दुश्मन,
मेरे लिए था। क्लास 5th तक मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर मैंने ठान लिया था कि नहीं, कैसे भी करके अब तो मैथ्स पे कमांड हासिल करनी ही है। तो फिर मैथ्स के तो बहुत अच्छे ही हो गए थे, मतलब एक बार यदि समझ में आने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट फार्मूलाज वगैरह याद होने लग जाते हैं, फिर बहुत आसान हो जाती है। फिर रिकॉर्ड तोड़ा था, 99 लेकर आई थी। 100 नहीं थे बट 99 आए थे 10th की क्लास में। फिर 12th में भी 98 आए थे। इस तरीके से फिर मैथ्स पर कमांड होती गई, मैथ्स अच्छी होती गई। तो गणित को पहले विद्यार्थी, छोटे बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थियों को दुश्मन ही मानते हैं कि मैथ्स नहीं आती मतलब मैथ्स हमारी दुश्मन है। लेकिन मैथ्स की वजह से क्या होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैथ्स को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क का विकास करना, इससे हमारा ब्रेन का विकास होता है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, सार्वभौमिक होने चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होना चाहिए। तो देखो, गणित के नियम हमारे वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक भी होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गणित के नियमों को यहाँ पर वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए और साथ ही सार्वभौमिक सभी जगह अप्लाई हो जाए। आप यहाँ पर अप्लाई करो, ट्रिग्नोमेट्री में उस फॉर्मूला को अप्लाई करो, कहीं दूसरी जगह जाकर अप्लाई करो, साइंस में अप्लाई करो, फिजिक्स में अप्लाई करो, सभी जगह वो एप्लीकेबल होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने की वाली संस्था कौन सी है। राष्ट्रीय स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि उदयपुर में है, वो करता है क्या मैथ्स का पूरा करिकुलम रेडी। दूसरा काजरी जोधपुर में है, या फिर जो डाइट होते हैं, डाइट कॉलेजेस होते हैं, वो रेडी करते हैं क्या, या फिर एनसीईआरटी दिल्ली रेडी करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन रेडी करता होगा, एनसीईआरटी दिल्ली जो है वो ही हमारे सारे करिकुलम और गणित का करिकुलम भी रेडी करता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देख लो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अगेन आई रिपीट, एनसीईआरटी, ठीक है, कोई भी शब्द छूटेगा नहीं। नेशनल काउंसिल, ठीक है, नेशनल काउंसिल हो गया ऑफ एजुकेशनल इन रिसर्च इन ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म हो गया। कब आया था ये, पहली बार कब आया था, 1961 में आया था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका ऑफिस कहाँ पर, इसका ऑफिस दिल्ली में। कौन से एक्ट पर लगता है, वैसे इतना पूछते नहीं है। एक्ट 21 इसमें अंदर लगता है, एक्ट 21 1860 एक्ट इसके अंदर लगता है, एक्ट 21, ठीक है, और 1860 के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम एनसीईआरटी दिल्ली है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये करिकुलम रेडी करती है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित होती है कौन सी चीजें, टीवी, ग्रामोफोन, श्याम पट्टे या फिर खिलौना। देखो श्रव्य सामग्री मतलब सिर्फ आप सुन सकते हो, टीवी पर आप सुन भी सकते हो, आप देख भी सकते हो, श्याम पट्ट पर आप देख सकते हो, खिलौनों से आप खेल सकते हो, ठीक है, वो दिखने वाली चीज हो जाएगी खिलौना। ग्रामोफोन सुनने वाली चीज है, तो श्रव्य सामग्री में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ग्रामोफोन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया क्या होती है। मूल्यांकन में हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं, चिन्हित करते हैं, निर्णय लेते हैं, भूल खोजते हैं, मतलब कोई गलती हो गई तो उसको फाइंड आउट हम लोग करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया में ये सारी चीज़ें आ जाती है। आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे कि चिन्हित करते हो कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है, उस पर आप टिक मार्क करते हो, चिन्हित उसको कर देते हो, रेटिंग दे देते हो। निर्णय लेना, आप डिसीजन लेते हो, जैसे कि मूल्यांकन आपने किया, आपको पता चला, टीचर के लिए बता रही हूँ, टीचर को यदि पता चला कि हमने जो टीचिंग मेथड अप्लाई की थी वो सही नहीं लगी, ठीक है, तो वो न्यू टीचिंग मेथड अप्लाई करेगा। तो निर्णय लेने के कार्य मूल्यांकन में आ जाएंगे। कोई गलती हो रही तो उसको आप खोज पाओगे यहाँ पर मूल्यांकन के माध्यम से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे ही कार्य किसके अंदर होते हैं, मूल्यांकन के अंदर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में। उच्च प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, अलग अलग लेवल पर होती है, प्राथमिक स्तर पर होती है, फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर भी होती है। तो यहाँ पर हमसे उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर ली गई है। गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है, भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, या फिर आध्यात्मिक रूप में। उच्च प्राथमिक स्तर पर आप मानसिक रूप से चीज़ों को सीखते हो, जैसे किसी चीज़ का मॉडल बनाना है, क्योंकि अब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हो, बच्चे की एज भी बड़ी हो चुकी है, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, मेंटली चीज़ को प्रिपेयर कर सकता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी,
जैसे किसी मॉडल का उसको निर्माण करना है या फिर किसी भी चीज़ को बनाना है, उसका वो ग्राफ बनाना चाहता है, तो वो मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर उन चीज़ों को लेकर जाएगा। और व्यवहारिक ज्ञान कब मिलता है? व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को प्राइमरी लेवल पर मिलता है, प्राथमिक स्तर पर मिलता है। व्यवहारिक ज्ञान की वो प्राप्ति करता है। जैसे व्यवहारिक ज्ञान में दैनिक जीवन में काम आने वाली अंक गणित है, उसको सीखने का प्रयास करता है। तो ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित मानसिक रूप से तैयार की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम में गणित विषय का क्या महत्व है? बौद्धिक मूल्य प्रदान करता है, नैतिक महत्व प्रदान करता है, सांस्कृतिक महत्व देता है, या फिर ये सभी? तो ये तीनों ही पॉइंट गणित के विषय के महत्व को शो करते हैं। बौद्धिक मूल्यों की जानकारी मिलती है, नैतिक महत्व को बच्चा यहाँ पर सीखता है, और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है कि किस समय से शून्य का आविष्कार हुआ है। पुरानी सारी जानकारी उसको यहाँ पर मिलेगी भारत के इतिहास के बारे में। सांस्कृतिक महत्व भी बच्चे को समझने को मिलता है। तो ये सभी पॉइंट किसके हो जाएंगे? गणित विषय के पाठ्यक्रम के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं, पहले उदाहरण, पहले एग्जाम्पल, देन बाद में रूल्स और कुछ भी फैक्ट वगैरह हो गए वो बताए जाते हैं। तो उदाहरण से आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण का ऊ दिख रहा है और आगमन में आपको अ दिख रहा है, तो दोनों सेम सेम है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। उदाहरण से आगमन विधि आपको याद आ जानी चाहिए। और जैसे ही आपको नियम बोले तो नियम का न और निगमन विधि का न आप ऐसे याद कर सकते हो। उदाहरण आगमन विधि में आते हैं और निगमन विधि में सबसे पहले बच्चों को नियम पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम पढ़ाए जाते हैं आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, और बच्चों को मैथ्स कौन सी विधि के थ्रू पढ़ाई जाती है? आगमन निगमन दोनों विधियों के थ्रू पढ़ाई जाती है। आगमन विधि और निगमन विधि को कंबाइन करके यहाँ पर बच्चों को मैथ्स का ज्ञान करवाया जाता है। वर्तमान पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष क्या है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, या फिर ये सभी? तो पाठ्यक्रम के दोष की यहाँ पर बात हो रही है। पाठ्यक्रम का दोष क्या होता है? पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता है, विषयों से सहसंबंध का अभाव यहाँ पर हो जाता है, मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो साइंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि साइंस में भी मैथ्स आती है। जैसे फिजिक्स है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मैथ्स का प्रयोग होता है, केमिस्ट्री और उसमें भी आता है। तो यहाँ पर सहसंबंध नहीं हो पाते, सब्जेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लचीलापन नहीं है पाठ में, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ्स, उसमें बहुत लचीलापन नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हमको मिल रहा है, या फिर ये सभी? तो ये तीनों ही दोष किसी भी पाठ्यक्रम के हो सकते हैं। मैथ्स ले लो या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सभी पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकीय ज्ञान के ऊपर फोकस किया जाता है कि ये डेफिनेशन है, ये इसके जनक है, इनको रट लो, तो वो वाली चीज़ें बहुत हो जाती है। सबसे बड़े ड्रॉबैक के अंदर काउंट किया जाता है इन सभी को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन तो चलो हमारा मैथ्स का है कि 5, 6, 9, 3, 8, 7 जो है, इसके 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है? देखो स्थानीय मान तो ऐसे ही निकालते हैं कि 9 है, उसके पीछे कितने अंक है उतनी जीरो हम लोग लगा देते हैं, तो 9 के पीछे 3 जीरो तो 9,000 हो गया। ठीक है, और इसमें से 9 का वास्तविक मान कितना होगा? 9 का वास्तविक मान हमारा 9 ही होगा, तो 9,000 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? पीछे 91 बच जाएगा। 100 में से 9 गया तो 91, और 90 में से 1 कम कर लोगे तो 89, 89 91 हो जाएगा। बाकी हम लोग सिर्फ पैडागोजी डिस्कस कर रहे हैं, तो पैडागोजी की बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? गणित शिक्षण को कैसे पढ़ाया जाता है? व्याख्यान विधि के थ्रू, प्रदर्शन विधि के थ्रू, आगमन विधि, निगमन विधि के थ्रू, या फिर इन सभी विधियों के थ्रू? देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया कि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, उच्च स्तर की बात कर रहे हैं, या किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि सारी ही विधियों के थ्रू पढ़ाया जाता है। आगमन निगमन विधि उच्च स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और प्रदर्शन विधि जो होती है वो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर न प्राथमिक दिया है न उच्च दिया है, तो आपका व्याख्यान विधि भी सही हो जाएगा, आपका प्रदर्शन विधि भी सही हो जाएगा, और आपका आगमन निगमन विधि, तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सभी विधियों के माध्यम से हम लोग गणित शिक्षण को करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो 15 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हुए हैं, निम्नलिखित में से तर्क प्रधान विधि कौन सी है? खोज विधि तर्क प्रधान होती है, आगमन विधि तर्क प्रधान होती है, व्याख्यान विधि या फिर विश्लेषण विधि? तो खोज विधि, तर्क विधि, आगमन विधि, इन सब में से तर्क बेस्ड जो होती है, लॉजिकल जो होती है, वो कौन सी होती है? यहाँ पर आगमन विधि होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी। आगमन विधि या फिर जो इंडक्टिव मेथड होती है उसको एक तर्क प्रधान विधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ पहले उदाहरण वगैरह डिस्कस किए जाते हैं, उसके बाद उनको नियमों की तरफ लेकर जाया जाता है, उसके बाद उनको रूल फैक्ट वगैरह बताया जाता है कि जो आपने उदाहरण देखा ये इस नियम से आता है, ये इस नियम को बिलोंग करता है। तो एक आगमन विधि ऐसी होती है जो क्या होती है? तर्क प्रधान होती है, तार्किक होती है, काफ़ी लॉजिकल होती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अब आपको बताना है कि आपने 15 में से कितना यहाँ पर स्कोर किया है, 15 में से कितने नंबर आपको मैथ्स में मिले हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग अपकमिंग क्लास आपकी इंग्लिश की होगी। ठीक है, और आपको इवनिंग में क्लास मिलेगी हमारी CDP की लाइव, और वही कल से जो हमारे सेशन कंटिन्यू चल रहे थे, मॉर्निंग में हमारा EVS चलता है, उस तरीके से आपके सारे सेशन कंटिन्यू रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।